ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। आदाब और सत श्री अकाल। स्वागत है आपका टू संदेश टू सोल्जर्स। मैं हूं अनूप और मेरे साथ वापस आ चुके हैं ये आपके फेवरेट नरेंद्र। मैं वापस तो आ गया हूं, लेकिन अपना इरादा थोड़ा सा मुझे बता दीजिए कि इस बार भी भगाने का कोई प्लान तो नहीं है? नहीं डर लग रहा है। मेरा बिल्कुल ऐसा कोई प्लान नहीं है। इनफैक्ट आई मिस्ड यू अ लॉट। लेकिन अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ कि होली पर क्या कर रहे हो? होली कब है होली? कब है होली? हाँ? भाई होली कल है, यानी सोमवार को है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसको जरा तुकबंदी में करना पड़ेगा। रंग खेलने की है तैयारी और गुजिया का प्रिपरेशन है जारी। ये जो आप राइमिंग कर रहे हैं ना, ये जो आप तुकबंदी कर रहे हैं, जब आप ये बोल रहे हैं तो मेरे जहन में एक ही ख्याल आ रहा है, वो ये आ रहा है कि जब आप और मैं और पूरा देश होली सेलिब्रेट करने की तैयारी कर रहा है, वहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो ये इंश्योर कर रहे हैं कि हमारे जीवन में ये खुशियां, ये रंग, ये मिठास बनी रहे। और हमारे इस प्रोग्राम यानी संदेश टू सोल्जर्स के जरिए हम करते हैं हमारे इन फोर्सेस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को सलाम। दोस्तों, अगर आप भी हमारे इन वीरों से कुछ कहना चाहते हैं तो आप बिल्कुल चुपचाप मत रहिए, कुछ ना कुछ तो कह डालिए। जी हाँ दोस्तों, आप खत लिख सकते हैं। पता है संदेश टू सोल्जर्स, कमरा नंबर 71, प्रसारण भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली। और दोस्तों, अगर आप इंस्टेंटली हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहें तो टाइप करें RAIN रेन, स्पेस देते हुए अपना मैसेज लिखिए, अपना नाम लिखिए, जिस जगह से आप हमें ये मैसेज भेज रहे हैं वो मेंशन कीजिए और भेज दीजिए 56060 पर। एक बात आपको हर बार बताते हैं, इस बार भी बता देते हैं कि आप लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से हमारे शो को पूरी दुनिया में कहीं भी सुन सकते हैं। यह है allindiaradio.gov.in। इसके अलावा हमारा एक मोबाइल ऐप भी है, ऑल इंडिया रेडियो लाइव। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे शो को लाइव सुन सकते हैं। होरी खेले रघुबीरा अवध में, होरी खेले रघुबीरा, होरी खेले रघुबीरा अवध में, होरी खेले रघुबीरा। अरे होरी खेले रघुबीरा अवध में, होरी खेले रघुबीरा, होरी खेले रघुबीरा अवध में, होरी खेले रघुबीरा। हिल मिल आवे लोग लुगाई, हिल मिल आवे लोग लुगाई, हिल मिल आवे लोग लुगाई। भाई महारान में धीरा अवध में, होरी खेले रघुबीरा। अरे होरी खेले रघुबीरा अवध में, होरी खेले रघुबीरा, होरी खेले रघुबीरा अवध में, होरी खेले रघुबीरा। अरे होरी खेले रघुबीरा अवध में, होरी खेले रघुबीरा। हट तलक दिनी दिख तकताल जा 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 जनन धान हरी दिखने कर दिनी दिख दिन तो का रे का है का जनन धान दा हरी दिन दिन दुम दुम तरन धान दा दिनी तक दिनी तक दिनी तक दिनी तक दिनी तक दिनी तक निकल दिन दा। तनिक शर्म नहीं आई, देखे नहीं अपनी उमरिया, तनिक शर्म नहीं आई, देखे नहीं अपनी उमरिया। ओ 60 बरस में इश्क लड़ाए, 60 बरस में इश्क लड़ाए, मुखड़े पे रंग लगाए, बड़ा रंगीला सांवरिया, मुखड़े पे रंग लगाए, बड़ा रंगीला सांवरिया। चुनरी पे डारे अमीरा अवध में, होरी खेले रघुबीरा।
मोरी शपथ मैं उमरिया की थोरी हाय 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 चाचा देखे है ऊपर से झाके नहीं अंदर सजनिया देखे है ऊपर से झाके नहीं अंदर सजनिया उम्र चढ़ी है दिल तो जवा है उम्र चढ़ी है भैया दिल तो जवा है बाहों में भर के मुझे जरा झनका दे पैजनिया बाहों में भर के मुझे जरा झनका दे पैजनिया साची कहे है कबीरा या वध में होरी खेले रघुबीरा अरे साची कहे है कबीरा या वध में होरी खेले रघुबीरा। स्वागत है आपका फिर से संदेश टू सोल्जर्स में। मेरा नाम है नरेंद्र और मेरे साथ है अनूप। और दोस्तों, जब आप हमें अपने मैसेजेस भेजें तो जरूर मेंशन करें कि आप हमारे सैनिकों के लिए और उनके परिवारों के लिए क्या है जो उनके लिए कर रहे हैं और ऐसा क्या है जो उनके लिए करने का प्लान करते हैं। एक बात और कहना चाहता हूँ, साथ साथ अपना टेलीफोन नंबर भी जरूर लिखिएगा क्योंकि हम आपको फोन करेंगे और आपकी बात को अपने इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे। नरेंद्र, हमारे देश की रक्षा की जिम्मेदारी हमारे सैनिकों के कंधों पर है और वो बखूबी इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा अनूप। और हमारी भी ये ड्यूटी बनती है कि हम भी उनका और उनके परिवारों का ध्यान रखें। और सच कहें तो ये सब हम कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो नरेंद्र, हमें तो ये करना ही है। लेकिन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी है जो हमारे सैनिकों का बहुत बहुत ख्याल करती है और इनके लिए बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स भी चलाती है, और वो है केंद्रीय सैनिक बोर्ड सेक्रेटेरिएट। आज हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं कर्नल रवि मुखर्जी, जॉइंट डायरेक्टर, केंद्रीय सैनिक बोर्ड सेक्रेटेरिएट। स्वागत है सर आपका हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार अनूप जी, और नमस्कार पूर्व सैनिक एवं सैनिक जो आज सभी हमारे सीमाओं पे तैनात हैं। वैसे सर समझ आ रहा है मुझे, सैनिक बीच में है तो ये हमारे सोल्जर से ही कनेक्टेड एक बोर्ड है, लेकिन यहाँ से आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे कि इसका पर्पस क्या है और इसका रोल क्या है। केंद्रीय सैनिक बोर्ड ये रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में भारत सरकार की एक शिखर संस्था है जी, और हमारा जो कार्य है वो पूर्णतः पूर्व सैनिक, युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों के लिए इनमें कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जाता है। तो ये 3 हमारे टारगेट ग्रुप्स हैं। अच्छा सर, यहाँ पे जानना चाहेंगे कि इनके लिए हम किस किस तरीके की स्कीम्स चलाते हैं। स्कीम्स के बारे में बताने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि ये पूरा जो केंद्रीय सैनिक बोर्ड का जो कल्याणकारी स्कीम्स हैं इसमें इनका बेसिस है आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड, यानी कि जो सशस्त्र सेनाओं का झंडा दिवस निधि बोलते हैं इसको। जी। इसी निधि के द्वारा उसका उपयोग इन पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए किया जाता है। ओके। कॉर्पस है जी, और इसका जो इंटरेस्ट जनरेट होता है उससे इन सभी योजनाओं वेलफेयर स्कीम्स को चलाया जाता है। ओके। तो सर मैं थोड़ा सा इस इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ रही थी और मैंने जाना कि बहुत सारे ऐसे रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं जो आप स्पॉन्सर करते हैं। हमारे रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं और कुछ और भी संस्था हैं जिनको हम सपोर्ट करते हैं जी। सबसे पहले है पैराप्लेजिक रिहैबिलिटेशन सेंटर जी जी। ये 2 स्थान पर हैं, मोहाली एवं किर्की में। ओके। इनके रखरखाव के लिए अनुदान आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड से दिया जाता है। जी जी। और इसके अतिरिक्त जो इनमें इनमेट रहते हैं उनके लिए करीब 30,000 रुपए की दर से ये प्रतिवर्ष के रूप से उनकी डाइट के लिए अनुदान दिया जाता है। ओके। इसके अलावा हमारे अलग और भी संस्थान हैं, जैसे चेशायर होम है, उनकी वित्तीय सहायता भी की जाती है। कुष्ठ, मानसिक विकलांगता, स्पैस्टिक, पैराप्लेजिक और टीबी की रोगियों से की देखभाल यहाँ पे की जाती है। ओके। इसके अलावा मिलिट्री हॉस्पिटल में जो अलग किस्म के ट्रेनिंग या प्रोडक्शन सेंटर्स में होता है, जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग किया जाता है या कोई मूवी दिखाया जाता है, या उसके लिए भी हमारे केंद्रीय सैनिक बोर्ड से सपोर्ट दिया जाता है। आपसे एक और चीज जानना चाहेंगे कि इस वक्त हमारे बहुत से सैनिक भाई हैं और उनकी कुछ विडोज हैं जो शायद इस वक्त हमारे प्रोग्राम से जुड़ी हुई हैं, और क्योंकि बहुत रिमोट एरियाज में रहते हैं, कई बार ऐसा होता है कि उन तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती है। तो इस माध्यम को यूज करते हुए आपसे जानना चाहेंगे कि अगर कोई उनकी रिक्वायरमेंट हो, उनकी कोई ग्रीवियंस हो, तो वो किस तरीके से बोर्ड तक इस बात को पहुंचाएं? व्हाट इज द बेस्ट वे टू डू इट?
देखिए, क्योंकि ये संस्था काफी सालों से है, तो इसका ग्रीवेंस मैकेनिज्म यानी कि जो शिकायत करने का जो जरिया है, माध्यम है, वो भी इन प्लेस है। अभी जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं, डिजिटल इंडिया का, उसी हिसाब से हमारा भी वेबसाइट बनाया गया है और उसका एक हिस्सा है ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म या ग्रीवेंस पोर्टल बनाया गया है। तो इसमें कोई भी अपना ग्रीवेंस दर्ज कर सकता है। उसमें अगर वो चाहें तो वहां पे जिस स्कीम के तहत वो कंप्लेंट डालना चाहते हैं, कौन से सेक्शन से डील करना चाहते हैं, तो अपना ग्रीवेंस दर्ज कर सकते हैं और वहां पे अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। इसका फायदा ये है कि सबसे पहले आपका ग्रीवेंस रिकॉर्ड हो जाता है डिजिटली, तो वो ग्रीवेंस उसके बाद उसका हम हमारे उस सिस्टम में ट्रैकिंग मैकेनिज्म बनाया हुआ है जी। बाद में आप अपना ग्रीवेंस नंबर लेके उसमें ट्रैक कर सकते हैं और क्योंकि एक ग्रीवेंस दर्ज हो चुका होता है जी। तो उसका समाधान तो करना ही होता है जी। कहीं पे लोगों को फाइलों के पीछे या कागजों के पीछे भागना नहीं पड़ता। तो सर, यहाँ पर आपने वेबसाइट की बात की और हमारे बहुत से श्रोता इस वक्त हमें सुन रहे हैं, वो बहुत सारे तो जानते ही हैं इस वेबसाइट के बारे में, लेकिन अगर आप उनमें से हैं जिनको दोस्तों नहीं पता इस वेबसाइट के बारे में, तो सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज हमें बता पाएंगे व्हाट इज द एड्रेस टू द वेबसाइट। वेबसाइट का एड्रेस है www.ksb.gov.in। KSB यानी केंद्रीय सैनिक बोर्ड जी। आप किसी भी सर्च इंजन में ये एड्रेस टाइप करने से वो आप सीधे वेबसाइट से कनेक्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी ग्रीवेंस डालनी है। और सर, एक चीज यहाँ पर मेरे मन में उठ रही है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर है ना, तो किसको कहाँ पहुंचना है, इसके बारे में आप थोड़ी सी जानकारी हमें देंगे। केंद्रीय सैनिक बोर्ड के कार्य का जो संचालन होता है वो केवल एक जगह से नहीं, इसका पूरा संचालन देश में फैले हुए हमारे राज्य सैनिक बोर्ड और जिला सैनिक बोर्ड्स के जरिए से होता है। करीब 392 जिला सैनिक बोर्ड्स हैं और करीब 39 राज्य सैनिक बोर्ड है अलॉन्ग विथ यूनियन टेरिटरीज। और सर, आप यहाँ पर हमें बताना चाह रहे थे कि बहुत सी ऐसी स्कीम्स हैं जो आपने अलग अलग कैटेगरीज के लिए चलाई हैं, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा संक्षिप्त में बताएंगे। डेफिनेटली, जैसे ये जो वेबसाइट है इसमें भी आप देख सकते हैं। सर्वप्रथम इसमें जो योजनाएं हैं वो है वेलफेयर स्कीम्स, जिसके तहत सबसे पहले 10 स्कीम आते हैं जो कि रक्षा मंत्री पूर्व सैनिक कल्याण निधि के नाम से जाना जाते हैं। 4 ऐसी स्कीम हैं जो कि हमारे केंद्रीय सैनिक बोर्ड लेवल पर ही इनका सैंक्शन दिया जाता है। इनमें है कि जो सीरियस डिजीज हो जाते हैं लोगों को, नॉन पेंशनर ऑफिसर और पीपल बिलो अदर रैंक्स अनुदान देते हैं, सहायता देते हैं। फिर मॉडिफाइड स्कूटर है, इसकी खरीद के लिए जिन लोगों को 50% एंड अबव डिसेबिलिटी है वो अप्लाई कर सकते हैं। हम वित्तीय सहायता देते हैं मॉडिफाइड स्कूटर खरीदने के लिए। इन स्कीम्स के बारे में कई जगह लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बेस्ट आज के दिन में ऑनलाइन तौर पे इन सब स्कीमों का इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा हमारे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्कीम चल रहा है जिसका कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के थ्रू वो किया जाता है। वो है, उसका नाम है प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना, यानी कि प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम जी। और ये स्कॉलरशिप स्कीम नेशनल लेवल पे चलता है, लेकिन हमारे यहाँ पे हमारा टारगेट ऑडियंस एक्स सर्विसमैन है। तो यहाँ पे हमारे एक्स सर्विसमैन के जो बच्चे हैं वो यहाँ से अप्लाई करते हैं, क्योंकि उसका जो बेसिक स्टार्ट ऑफ है कि वो एक्स सर्विसमैन के ही बच्चे होने चाहिए जब वो हमारे वेबसाइट के थ्रू प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम में तभी वो अप्लाई कर सकते हैं जी। और इसके लिए बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह की जरूरत होती होगी, एंड आई एम श्योर कि जो आपने हमें वेबसाइट का एड्रेस दिया है, अगर वो उस पर लॉग इन करें तो उनको ये सारी जानकारी वहां से मिल जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। कर्नल मुखर्जी, सवाल तो हमारे पास बहुत सारे हैं, पर साथ ही साथ हमारे पास बहुत सारे एसएमएस भी आ रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने अपने मैसेज भी भेजे हैं हमको। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर मैसेजेस पहुंचे हैं हमारे पास रंजीत मस्ताना का रायबरेली से, और हमारे एक दोस्त हैं जिनका नाम है जय कुमार मिस्त्री, ये भेजते हैं हरियाणा से बहुत सारी होली की शुभकामनाएं हमारे इन वीर सोल्जर्स के लिए। और सतारा से सतीश भोंसले कहते हैं कि आपकी कठोर तपस्या से हम चैन की नींद सोते हैं, सैनिकों के दम पर देश है और हम हैं। हमारे पास ये वाला मैसेज आए हैं हमारे एक दोस्त जिनका नाम है मुरली कृष्णा विजयवाड़ा से, जो कहते हैं कि आई एम प्रिपेयरिंग माई डॉटर टू ज्वाइन द पैरामिलिट्री फोर्सेस एंड दिस इज सच अ प्राउड प्रिविलेज। क्या बात है, अपने संदेश इसी तरह से हम तक भेजते रहिए। ये है संदेश टू सोल्जर्स। सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी, किरणें हैं सांसों में, बातों में रोशनी। सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी, किरणें हैं सांसों में, बातों में रोशनी।
जिंदगी यही है और यही जो भी कल तक बस आरज़ू आहा वो ही पा गए हैं मैं और तू आहा थामे हम हाथों में यूं ही हाथ शहर दिल में घूमेंगे साथ साथ सारे सारे दिन सारी सारी रात बरस रही है एक खुशी हर कहीं सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी कितने हैं सांसों में बातों में रोशनी सूरज की बाहों में वेलकम बैक टू संदेश टू सोल्जर्स। आप हैं नरेंद्र और अनूप के साथ। और नरेंद्र महाराज, कैसे खेलते हैं आप होली, थोड़ा विवरण करेंगे प्लीज? विवरण दे के बताते हैं। होली के दिन हम लोग खूब बवाल मचाते हैं, गुलाल लगाते हैं, वाह वाह। दौड़ते हैं, भागते हैं। और फिर जब भागते भागते ऐसा बिल्कुल लगता है बच गए, तभी आपके फ्रेंड्स आते हैं और पूरी बकेट पानी की आप पे डालते हैं। मैं बताऊं, कुछ दोस्त तो ऐसे हैं, मैं सच बताऊं, कि वो पानी की जगह पर ना बर्फ वाला पानी डाल देते हैं। और जब बर्फ वाला पानी डाल दिया तो समझिए कि पूरा कुड़कुड़ा जाते हैं। देखा, आपका बर्फ के पानी से ये हाल हो गया, लेकिन हमारा उन सोल्जर्स को सलाम है जो कि सियाचिन के सब जीरो टेम्परेचर्स में भी हमारे देश की रक्षा के लिए डटे रहते हैं। आइए इस बारे में जानते हैं कर्नल अजय तोमर से। सियाचिन ग्लेशियर के बारे में आप लोग को बताऊंगा। ये बताना चाहता हूं कि वहाँ की बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ हैं, हिमालय के गोद में है वो, और वहाँ पे ऊंचाइयाँ 12,000 फीट से लेके 18,000 21,000 फीट तक होती हैं। वहाँ पे रहना बहुत मुश्किल होता है, बल्कि दुश्मन से ज्यादा बड़ा दुश्मन प्रकृति होती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि हमारी जो पोस्ट पे हम कैसे जाते हैं। बेस कैंप से जो मेरी पोस्ट थी करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पे थी, वहां पे जाने के लिए 3-4 दिन लगते थे और हमें सुबह सुबह उठ के अपनी तैयारी करके निश्चित समय पे निकलना पड़ता था और निश्चित समय तक पहुंचना पड़ता था, क्योंकि रास्ते में क्रेवेसेस, गड्ढे, एवलांच का खतरा ये सब होता था। तो सुबह सुबह उठ के सामान लाद के हम लोग चल देते थे। और जैसे 4 दिन का रास्ता है तो हर रात को एक न एक पोस्ट पे रुकना पड़ता है। वहां पे पहुंचने के बाद जैसे फर्स्ट हॉल्ट हुआ, हम लोग सोते थे। सोना क्या, स्लीपिंग बैग अपना लकड़ी के पट्टों के ऊपर स्लीपिंग बैग बिछाया, उसमें घुस के और सो लिए। वहां पे कई किस्म की बीमारियां होती है, हैको, हैपो, फ्रॉस्ट बाइट, चिलब्लेन, इस सब से हमको बचना पड़ता है। इसके लिए आदमी को शारीरिक फिटनेस तो होना ही पड़ता है। 3 स्टेज एक्लेमेटाइजेशन करना पड़ता है। इसका मतलब यह है कि अलग अलग ऊंचाइयों पर रह के उन ऊंचाइयों को हम लोग अपने शरीर के साथ एक संबंध बना लेते हैं, ताकि हमें आगे जाके कोई परेशानी ना हो। जब चलते हैं तो कई सारे लेयर कपड़े पहने होते हैं, उससे भी हमें चलने में कठिनाई होती है। और चारों तरफ जैसे सफेद चादरी बिछी हुई हो, तो ऐसे करते हुए 4-5 दिन में हम लोग अपनी अपनी पोस्ट पे पहुंचते हैं। और वहां पे दिनचर्या क्या रहता है, दुश्मन से फायरिंग जो हो रही है सो हो रही है, फिर खाने की जिद्दोजहद। अब सामान कैसे आएगा, वहां पे मट्टी का तेल सबसे जरूरी चीज है, क्योंकि उसके बिना कुछ भी वहां पे संभव नहीं है। ना आप अपना पानी गर्म कर सकते हो, पानी तो है ही नहीं, पानी सब जमा होता है। तो हमें अपने आइस एक्स से पहाड़ को काट काट के बर्फ निकालना पड़ता है और उसको पिघला के पानी पीना पड़ता है, या और किसी खाने बनाने के लिए इस्तेमाल करना पड़ता है। वहां पे सूरज की किरण रिफ्लेक्ट होकर आंखों पर पड़ती हैं, तो आंखों की रोशनी भी जा सकती है। जब ब्लिजर्ड यानी कि बहुत तेज हवाएं चलती हैं, तापमान 0 से 50 से 60 डिग्री नीचे गिर जाता है और हवाएं इतनी तेज होती हैं कि चेहरे पे हजारों सुइयों की तरह चुभती हैं, क्योंकि उसमें बर्फ के अंश होते हैं। सामान कैसे आता है, हल्का फुल्का सामान हेलीकॉप्टर से आता है, और जो भारी सामान जैसे कि मट्टी के तेल के बैरल्स हैं वो एयरफोर्स के हवाई जहाज से गिराए जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो बैरल हैं खाई में ही चले जाते हैं और उनको बाहर निकालना तो नामुमकिन होता है। और जो सतह पे होते हैं, ड्रॉपिंग जोन में होते हैं, उसको जाके स्नो स्कूटर, वहां पे यंत्र होता है जिससे जाके इकट्ठा करके हम लोग अपने पोस्ट पे लाते हैं। और इस तरह से हमारा दिनचर्या चलती रहती है। वहां पे एक और समस्या होती है, वो है कोल्ड बर्न का। आपकी चर्म स्किन इतनी नाजुक हो जाती है, और अगर आपने दस्ताने ना पहने हो और आपने अगर हथियार उठा लिया और उसमें धातु में आपका उंगली या कोई आपका हाथ या बॉडी का हिस्सा छू गया, तो आपकी स्किन उससे चिपक जाती है। इसको कोल्ड बर्न बोलते हैं। तात्पर्य यह हुआ कि हमें 24 घंटे दस्ताने पहन के रहने पड़ते हैं। और जैसे जब हम सोते भी हैं तो एक जूता पहने रहते हैं, एक जूता उतार के रखते हैं,
कि अगर अचानक रात में अगर गोलाबारी शुरू हुई, जो सैनिक ड्यूटी पे नहीं है वो फटाफट उठ के आइस केव के अंदर घुस जाए। आइस केव क्या है? एक गुफा होती है बर्फ के अंदर ही, जिसके अंदर पहले से सामान रखा होता है, खाने पीने का, पानी भी होता है, और जब तक गोलाबारी चलती है हम लोग गुफा के अंदर बैठे रहते हैं। हमारे देश का इतिहास वीरता की गाथाओं से भरा हुआ है और हमारे इन वीरों की कहानी से हम सबको एक प्रेरणा मिलती है। आज संदेश टू सोल्जर्स में एक और वीर की गाथा। नेशनल डिफेंस एकेडमी का फॉर्म भरा जा रहा था। फॉर्म में एक कॉलम था जिसमें कैंडिडेट को लिखना था कि वो जिंदगी में क्या बनना चाहता है। किसी ने लिखा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, किसी ने लिखा विदेशों में पोस्टिंग, लेकिन एक बहादुर बेटे ने लिखा कि उसे केवल और केवल परमवीर चक्र चाहिए। ये और कोई नहीं, कैप्टन मनोज कुमार पांडे थे, जो कारगिल के युद्ध के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए थे और जिन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। शहीद कैप्टन मनोज कुमार पांडे का जन्म उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के रूधा गांव में 25 जून 1975 को एक सैनिक परिवार में हुआ था। बचपन से ही देश की सेवा करने का जज्बा उन्हें एनडीए तक लेकर आया। युद्ध के दौरान कैप्टन मनोज कुमार पांडे ने अपने परिवार को एक पत्र लिखा। दुआ करें और आशीर्वाद दें कि हम दुश्मनों को जल्द से जल्द खदेड़ सकें। मां ने जवाब भेजा, बेटा चाहे कुछ भी हो जाए, अपने कदम पीछे नहीं हटाना। धन्य है ये जज्बा, धन्य है वो परिवार जो अपने बच्चों को देश के स्वाभिमान की रक्षा का पाठ पढ़ाते हैं। मनोज कुमार पांडे की यूनिट सियाचिन से वापस लौटी थी। उन्हें आराम की पोस्टिंग मिल सकती थी, लेकिन कैप्टन मनोज कुमार पांडे दूसरी ही मिट्टी के बने थे। सर, मैं कारगिल की पोस्टिंग चाहता हूं। इस युद्ध के दौरान ही उन्हें लेफ्टिनेंट से कैप्टन की प्रमोशन मिली थी। युद्ध क्षेत्र में पहुंचते ही उन्होंने ठान लिया था कि चाहे जो हो, पाकिस्तानी सैनिकों को भारतीय जमीन से खदेड़ कर ही दम लेना है। खालूबार की चोटियों पर दुश्मन घात लगाए बैठा था। भारतीय सैनिकों के हर बढ़ते कदम का स्वागत दुश्मन गोलियों की बौछार के साथ करता था। जुलाई 2 और 3, 1999 की दरमियानी रात को उनकी पलटन खालूबार की ओर कूच करते हुए अपने अंतिम लक्ष्य की तरफ बढ़ रही थी। आसपास की पहाड़ियों से पाकिस्तानी सैनिकों ने गोलियों की बौछार शुरू कर दी। कैप्टन मनोज कुमार पांडे को आदेश दिया गया कि शत्रु के ठिकाने नेस्त नाबूद कर दिए जाएं, ताकि सेना की टुकड़ी सूर्योदय तक दुश्मनों के कब्जे वाले खालूबार को अपने कब्जे में ले सके। दुश्मन की भारी गोलीबारी के बावजूद युवा अधिकारी ने तेजी से अपनी पलटन को एक बेहतर जगह ले जाते हुए एक दल को दाहिने तरफ के ठिकाने को तबाह करने को भेज दिया और खुद बाईं तरफ से दुश्मनों को चकमा देते हुए आगे बढ़ने लगे। पाकिस्तानी सैनिकों के पहले बंकर पर हमला करते हुए उन्होंने दुश्मन के 2 सैनिकों को मार गिराया और दूसरे बंकर पर भी इतने ही सिपाही मारे। तीसरे बंकर पर आक्रमण करते हुए उनके कंधे और पांव में गंभीर चोटें आई, लेकिन फिर भी अपने घावों की परवाह किए बिना वे हमले का नेतृत्व करते रहे और जवानों की हौसला अफजाई करते हुए एक हथगोले से चौथे बंकर की धज्जियां उड़ा ली। कैप्टन मनोज कुमार पांडे कहा करते थे, अगर मौत भी मुझे मातृभूमि की रक्षा के कर्तव्य से रोकने आई तो उसे भी पराजित कर दूंगा। इस लड़ाई के दौरान उनके सिर में गोलियां लगी और कारगिल युद्ध में खालूबार की जीत के नायक कैप्टन मनोज कुमार पांडे वीर गति को प्राप्त हुए। जब वो गिरे, उन्होंने अपना हथियार ऐसे पकड़ा रहा और बोला अपने जवानों की ना छोड़नोस, इनहरले ना छोड़नोस। नेपाली में इसका मतलब होता है कि इनको कभी मत छोड़ना। और बस उनके बोलने से क्या था, इतना जोश पैदा हो गया उसकी प्लाटून में और उनकी कंपनी में कि दुश्मन के तो छक्के छोड़ा दिए। कैप्टन मनोज कुमार पांडे बिल्कुल मेरे छोटे भाई के तरह से थे और जब भी मैं छुट्टी आता था उनके पेरेंट्स पूछते थे कि मेरा बेटा कब आएगा कब आएगा। उसको छुट्टी आना था, परंतु क्या हुआ कि लड़ाई लग गई, उसकी छुट्टी कैंसिल हो गई थी और आया जरूर, बट तिरंगे में लिपटा हुआ आया। उनके इस अदम्य साहस और नेतृत्व के कारण ही भारतीय सैनिकों को खालूबार पर विजय हासिल करने में मदद मिली। कैप्टन मनोज कुमार पांडे के बलिदान को देश का सलाम। तुम हार हो, तुम शान हो, तुम मुल्क की पहचान
संदेश टू सोल्जर्स। दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारे स्टूडियोज में कर्नल रवि मुखर्जी, हु इज द जॉइंट डायरेक्टर केंद्रीय सैनिक बोर्ड सेक्रेटेरिएट। और यहाँ जानना चाहूंगी कि आपके बहुत सारे कॉलीग्स हैं जो इस वक्त ऑल ओवर इंडिया आपको सुन पा रहे हैं, और कर्नल मुखर्जी उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि हमारी सेना एक परिवार के तौर पे है जी। मैंने जैसे सर्विस किया है, अभी 28 साल से ऊपर हो गए, तो आज मुझे लगता है सेना ही मेरा परिवार है जी। और सेना अगर परिवार है तो समक्ष देश भी मेरा परिवार है। बिल्कुल। तो हम केवल किसी एक के नहीं, हम पूरे देश के होते हैं। और हमेशा खुश रहो, सुदृढ़ रहो, तैनात रहो, सतर्क रहो, यही मेरा संदेश है। यही है जज्बा दोस्तों जिसको हम करते हैं सलाम इन संदेश टू सोल्जर्स। और दोस्तों, हम इसी जज्बे को हमेशा अपने इस प्रोग्राम में सेलिब्रेट करते हैं। सर, एक और बात आपसे पूछना चाहूंगी कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत विचलित हैं इस वक्त, बहुत सारी सिचुएशंस हो जाती हैं, सर्कमस्टांसेस हो जाती हैं, ऐसे में आप उन्हें क्या रीअश्योरेंस देना चाहेंगे हमारे माध्यम से? आज AIR के माध्यम से जो आप तक संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि हम केंद्रीय सैनिक बोर्ड में आपकी सेवा में हैं, पूर्व सैनिकों की सेवा में हैं। कृपया अपने आप को ना रोकें, किसी चीज डॉक्यूमेंट के वजह से ना हिचकिचाएं। आप देखें जहां पे आपके लिए ये चीजें, योजनाएं एप्लीकेबल हैं, जो आपके लिए हम सहायता दे सकते हैं, चाहे वो आपके कहीं घर में आपदा हो, चाहे बच्ची की शादी के लिए हो, चाहे बच्चों की पढ़ाई के लिए हो, इन सभी के लिए कल्याणकारी योजनाएं केंद्रीय सैनिक बोर्ड से और भारत सरकार की तरफ से ये सब चलाए जा रहे हैं जी। तो इनके अवेल करिए, इन तक पहुंचिए, अपने आप को रजिस्टर करिए वेबसाइट में जी। और उसके बाद अपना स्कीम सिलेक्ट करिए और उसके लिए अप्लाई करिए और आपको जरूर समाधान मिलेगा। संदेश टू सोल्जर्स में आपके कई सारे संदेश हमारे पास लगातार पहुंच रहे हैं। जैसा कि हमने कहा है कि अगर आप सैनिक परिवारों के लिए या सैनिकों के लिए कुछ करना चाहते हैं या कुछ कर रहे हैं तो हमें जरूर बताइए। हम आपके संदेशों का बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट से ध्रुव का मैसेज आया है हमारे पास, जो कहते हैं कि आई लव द इंडियन सोल्जर्स एंड आई वांट टू थैंक देम फॉर ऑल द सर्विसेज फॉर द कंट्री। बिहार से दीपाली कहती हैं कि हमारे यहाँ पर 2 सैनिक परिवार रहते हैं और संदेश टू सोल्जर्स सुनने के बाद मैंने सोचा कि मैं उनकी किस तरह से मदद कर सकती हूँ, तो मैं उनके छोटे बच्चों के साथ खेलती हूँ ताकि वो अपने घर का काम आसानी से कर सके। मनीष मल्होत्रा, जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हमारे सोल्जर्स की डेडिकेशन को सल्यूट करते हैं और उनका कहना है कि वो सभी सैनिकों, सर्विंग और रिटायर्ड के इनकम टैक्स रिटर्न्स फ्री में भरकर उनके लिए अपनी तरफ से थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं। तो भाई फौजी भाइयों, अगर आप हमें सुन रहे हैं और उनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो उनका ईमेल एड्रेस इस प्रकार है camanishmalhotra@gmail.com। मनीष मल्होत्रा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मैसेज में लिखा है कि संदेश टू सोल्जर्स सुनने के बाद आपको इस प्रकार की प्रेरणा मिली। रचिता ने लखनऊ से कहा है, गर्व है हमारे सैनिकों पर जिन्होंने देश के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। तो राहें थी चलाती, वो खुद अपनी राह बनाता, गिरता संभलता मस्ती में चलता था वो। हमको कल की फिक्र सताती, वो बस आज का जश्न मनाता, हर लम्हे को खुल के जीता था वो। कहाँ से आया था वो, छूके हमारे दिल को, कहाँ गया उसे ढूंढो। छाँव के जैसा, रेगिस्तान में गाँव के जैसा, मन के घाव पे मरहम जैसा था वो।
सहने से रहते कुएं में, वो नदिया में गोते लगाता, उल्टी धारा चीर के तैरता था वो। बादला बारा था वो, यार हमारा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढूं। हमको दो राहें थी चलाती, वो खुद अपनी राह बनाता, गिरता संभलता मस्ती में चलता था वो। हमको कल की फिक्र सताती, वो बस आज का जश्न मनाता, हर लम्हे को खुल के जीता था वो। कहाँ से आया था वो, छू के हमारे दिल को, कहाँ गया उसे ढूंढूं। संदेश टू सोल्जर्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है नरेंद्र और मेरे साथ है अनूप। आप हमें लगातार यूं ही एसएमएस कर सकते हैं। एसएमएस के लिए सबसे पहले रेन लिखिए, उसके बाद स्पेस दीजिए, फिर लिखिए अपना संदेश, उसके बाद स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, फिर स्पेस दीजिए, कहां से भेज रहे हैं ये लिखिए और उसे भेजिए 56060 पर। और यहाँ पर एक जरूरी बात हम सभी को बताना चाहेंगे कि अगर आप केंद्रीय सैनिक बोर्ड से कोई इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो एक टोल फ्री नंबर है जिसको आप डायल कर सकते हैं 1800115250, यानी 1800115250। और आप यहाँ पर सैटरडे, संडे और पब्लिक हॉलिडेज को छोड़कर किसी भी दिन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक कॉल कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम का निवारण पा सकते हैं। संदेश टू सोल्जर्स में आज हमारे साथ हैं कर्नल योगेंद्र सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। काफी वक्त आपने फौज में गुजारा है। जो एक सवाल उठ रहा है इस वक्त की, आपको आर्मी ज्वाइन करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? जब मैं 4th में पढ़ता था, बरेली में ही वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी और स्टेशन पे मैं देखता था जाके कि आर्मी जाती थी लड़ाई के लिए। तो पूरा स्टेशन का प्लेटफॉर्म जो उसको पानी से धोया जाता था और कोई सिविलियंस वहाँ नहीं आ पाता था। आर्मी का बैंड बजता था आर्मी के उसमें, तो मैं देखता था उसमें कि एक वी लगा हुआ होता था, विक्ट्री, और मुझे जोश आता था कि मैं आर्मी ज्वाइन करूंगा। उस वक्त मुझे नहीं मालूम था कि सिपाही क्या होता है या ऑफिसर क्या होता है। जैसे मैंने 12 पास किया, मैं आर्मी में सीधा मैंने ज्वाइन किया एज ए क्लास 1 ऑफिसर, 2nd लेफ्टिनेंट। मैं गया इमरजेंसी कमीशन में। जैसे सन 62 की लड़ाई खत्म हुई है, मैं अप्रैल के अंदर मैंने आर्मी ज्वाइन कर ली। तो वो उसके अंदर ना मुझे एनडीसी जाना पड़ा ना सीडीएस से, मैं डायरेक्ट उसके अंदर में इमरजेंसी कमीशन में डायरेक्ट एसएसबी में जाते थे, तो मैं डायरेक्ट एसएसबी में सेलेक्ट हुई। उसके वो नाम मुझे लंबा अरसा गुजारा है। आई एम श्योर आपने जरूर किसी एक्टिव वॉर में पार्टिसिपेट किया होगा। कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप हमारे लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे? सन 65 के अंदर जब हम जा रहे थे, डोगरे के ऊपर अटैक हो रहा था, रात को 2 बजे का टाइम था। मेरी जीप जो मेरा ड्राइवर चल रहा था नूरुद्दीन पाटिल, दोनों तरफ टैंक थे, बाएं भी और दाहिने भी, और पाकिस्तान के अंदर हम जा रहे थे। तो जब तोप का गोला गिरता था पाकिस्तान का, तो 2 चीजें होती थी। एक तो बहुत जोर की आवाज होती थी और दूसरे रोशनी निकलती थी। उससे क्या हो जाता था, वो चौंक जाता था और उसका स्टीयरिंग जो था थोड़ा सा बाएं या दाएं चल जाता था। एक बार मैंने उससे कहा, उसकी तरफ मुंह करके, इधर तो मैं हेलमेट पहने हुए था, मुंह करके मैं कहा, नूरुद्दीन ठीक से चलाओ, एक्सीडेंट हो जाएगा। टैंक से एक्सीडेंट होने का खतरा था। जैसे ही मैंने कहा, मैंने गर्दन मोड़ के उसकी तरफ मैंने मुंह किया, उसी टाइम एक तोप के गोले का स्प्लिंटर आया और शीशे के अंदर से होता हुआ सीधे ही चला गया पीछे, शीशे में छेद हो गया। अगर मैं उस टाइम पर उसको नहीं कहता तो वो मेरे सीने में आ जाके लगता। तो मुझे अभी तक याद आता है कि जो बचाने वाला है वो सबसे ऊंचा है। कर्नल योगेंद्र सिंह सर, संदेश टू सोल्जर्स में हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
वेलकम बैक। ये है संदेश टू सोल्जर्स। मेरा नाम है नरेंद्र और मेरे साथ है अनूप। मिलिंद मोरे नासिक से कहते हैं, आई सैल्यूट द इंडियन सोल्जर्स फॉर प्रोटेक्टिंग द नेशन। उज्जवल शर्मा ने लिखा है छत्तीसगढ़ से, कहते हैं सैनिकों को देखकर मेरा भी मन करता है कि मैं भी वर्दी पहनूं और मैं एक दिन सेना में जरूर जाऊंगा, ये मैं प्रण करता हूं। मंजू श्रीवास्तव नोएडा से कहती हैं कि नाज है हमें उन वीरों पर जो सरहद पर डटे रहते हैं, हिमालय से अडिग रहते हैं, सिर पर बांधे हुए कफन प्रहरी बने खड़े रहते हैं। होली पर एक माँ का ढेरों आशीर्वाद इन सैनिक पुत्रों के लिए। क्या बात है। मीत समर ने कहा है गुजरात से, ये कहते हैं कि संत और सैनिक हमेशा अमर रहते हैं। वेल ये जो मैसेज आया था ना मंजू जी का, इसने मुझे फोर्स कर दिया सोचने पे कि हमारे जो वीर जवान हैं ये सरहद पर हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। बिल्कुल है, पर कभी कभी ये सवाल मेरे मन में आता है कि जो सरहद के पास गांव में लोग रहते हैं, तो क्या वो भी ऐसा ही सुकून महसूस करते हैं या उनकी लाइफ में कुछ डिफरेंट होता है, कुछ लाइफ अलग है? भाई नरेंद्र, इस सवाल का जवाब मैं तो नहीं दे सकती हूँ क्योंकि मैंने इसे एक्सपीरियंस नहीं किया है, लेकिन वहां से एक ऐसी आवाज आ रही है जो हमें ये सब बता देगी। नमस्कार, मैं रीटा जम्मू कश्मीर के जिला कठुआ के भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित गांव भवैया से बोल रही हूं। गांव हमारे भारत पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है और हम इंडियन आर्मी का बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, जिनकी वजह से हम यहाँ सुरक्षित रह पाते हैं। कभी कभी तो ऐसे हालात आते हैं कि बॉर्डर पार से गोलियां चलती हैं, पर इंडियन आर्मी हमें सुरक्षित जगह पर पहुँचा देती है। यहाँ पर हमारे कई फौजी भाई शहीद भी होते हैं, पर वो अपनी जान की परवाह किए बिना हमारी सुरक्षा करते हैं। हम सलाम करते हैं ऐसे वीर सपूतों को, जिनकी वजह से हमारा परिवार, पूरा गांव बॉर्डर पर सुरक्षित रह पाता है। जैसा कि आप बॉर्डर के हालात जानते हो कि बॉर्डर पर आए दिन कोई ना कोई घटना घटती रहती है। इस समय जो देशवासी मुझे सुन रहे हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि बॉर्डर पर रहना कितना मुश्किल है। आए दिन गोलियों की बौछार, मोर्टार चलते रहते हैं। इससे हमारे कई पशु भी घायल होते हैं। इससे हमारे गाँव के जनजीवन पर भी असर पड़ता है। पर हम धन्यवाद करना चाहते हैं भारतीय सेना के जवानों का, जिनकी वजह से हम सुरक्षित स्थानों पर पहुंचते हैं, जिनकी वजह से हम बॉर्डर पर सुरक्षित जीवन जीते हैं। गुड़िया रे गुड़िया तेरा गुड्डा परदेसिया, जोड़ी आसमानी हो गई, शगुन पे देखो शादमानी हो गई। हाय गुड़िया रे गुड़िया तेरा गुड्डा परदेसिया, जोड़ी आसमानी हो गई, शगुन पे देखो शादमानी हो गई। रे कबीरा, रे फकीरा, तेरी मंजिलों को छू के भागा तेरा रास्ता। रे कबीरा, रे फकीरा, तेरे गुजरे दिनों से जागा तेरा वास्ता। संदेश टू सोल्जर्स में जो हमें संदेश मिल रहे हैं वो देश के कोने कोने से हमारे पास यहाँ पहुंच रहे हैं। चेन्नई से हमारे जो लिसनर्स हैं उन्होंने संदेश भेजे हैं, आइए सुनते हैं। मैं किरण कुमारी सभी सैनिक भाइयों को शुक्रिया अदा करती हूँ। सैनिक भाई अपने जीवन की परवाह किए बिना हर स्थिति में, हर मौसम में देश की सुरक्षा के लिए तैनात खड़े रहते हैं। मैं आपकी माताओं और बहनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने आप लोगों को हमारे देश की सुरक्षा के लिए आगे बढ़कर आने के लिए प्रेरित किया। मैं ओशिन गुप्ता सबसे पहले अपने फौजी भाइयों को धन्यवाद करना चाहूँगी। भारतीय सेना ने हमेशा भारतीयों का सर गर्व से ऊंचा किया है। देश में किसी प्रकार की आपदाएं हों, जैसे सांप्रदायिक दंगे, बाढ़, साइक्लोन या सूखा, ऐसी आपदाएं आने पर सर्वप्रथम सैनिक भाइयों को हम याद करते हैं। भारतीय सेना युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है, जो उन्हें हर परिस्थिति से डटकर सामना करने का साहस देती है। मैं पूनम चेन्नई से। एक लड़ाई माताएं और परिवार अपने घरों पर लड़ते हैं और दूसरी लड़ाई हमारे जवान सरहद पर लड़ते हैं। आपका कर्तव्य हमारे देश की सेवा करना है और हमारा कर्तव्य आप सभी को प्यार और सहयोग देना है, जो हम देंगे। वत्सला पार्थसारथी, शिक्षिका, चेन्नई से। हमेशा निस्वार्थ भावना से देश की सुरक्षा के लिए जान की भी कुर्बान करने तैयार रहने वाले हैं ये सिपाही। हम भी आपसे
यही प्रेरणा ले रहे हैं कि आपके समान साहसी, सहनशील, बलिदानी रहें और देश सेवा भाव अपनाकर देश की एकता को बनाए रखने में कामयाब हों। जय हिंद। आज हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में है कर्नल रवि मुखर्जी, जॉइंट डायरेक्टर ऑटोमेशन, केंद्रीय सैनिक बोर्ड सेक्रेटेरिएट। कर्नल मुखर्जी, यहाँ पे आपसे जानना चाहेंगे, बहुत स्ट्रेसफुल होती है एक फौजी की जिंदगी और बहुत ऐसी लोकेशंस होती हैं जहाँ आसपास जंगल है, हैबिटेशन बिल्कुल नहीं है, लेकिन इस सब के बीचों बीच हमने देखा है कि फौजी अपना मजा ढूंढ लेते हैं। तो आपको कुछ ऐसी मेमोरीज याद है? आप क्या करते थे डी स्ट्रेस करने के लिए? एक्चुअली क्या है कि हम लोग स्ट्रेस को देखते हैं कि यही है डी स्ट्रेसफुल मोमेंट। ओके। क्योंकि उसी में तो आप फोकस कर रहे हो, तभी तो आप सब कुछ भूल जाते हो। तो वही हमारा एक एक्शन मूवी है और वही आपका उस समय का वो है कि आपका काम इस तरह का हो जाता है कि उसी के बीच में थोड़ी बहुत हंसी भी निकल जाती है। तो ये जो सवाल मैंने पूछा, तो कौन सी मूवी चल रही है इस वक्त आपके दिमाग में? एक मूवी चल रही है कि जब मैं नॉर्थ सिक्किम में था जी, तो हमारे पोस्ट में वो 18,000 फीट पे थी, खुखरी टॉप। हम इन्फेंट्री रेजिमेंट के साथ थे। तो शाम को हमारा एक रिचुअल होता था कि एक फाइबर रिइंफोर्स प्लास्टिक का हट होता है जिसमें करीब 25-30 जवान आराम से बैठ सकते हैं जी। हीटेड हट होता है। तो वहाँ पे एक मूवी शो चलाते थे हम। ओके। एंटरटेनमेंट के लिए। तो ये हर शाम होता था? ये हर शाम को एक अपना मूवी शो होना चाहिए। चलता था। ओके। तो सबसे पहले जो इश्यू होता था वो था कि इतनी सर्दी में हमारे बर्फ से जमा हुआ जनरेटर कैसे स्टार्ट किया जाए। ओके। तो सबसे पहले सबसे 5-6 बलवान जो तगड़े जवान चुने जाते थे जी, जो हैंडल लगा के उस जनरेटर को घुमाते रहते जी, जी। जब तक ना कि वो गर्म हो जाए। ओके। फिर कुछ गर्म पानी डालें, कुछ करें। फाइनली वो जनरेटर अपना भगभगा के आवाज निकाल के वो स्टार्ट हो जाता था। जी, जी, जी। अब हो गई बिजली पैदा। अब हम देखेंगे मूवी। उस जमाने में एक वो था, वो टिपिकल वो शायद अभी भी मिलता होगा कहीं। जी, जी। वो होते थे वीडियो कैसेट्स और उसको चलाने के लिए वीसीआर। जी। वीसीआर तो हो जाते थे, लेकिन वो चलेगा कब और कैसे, उसकी क्या हालत है, क्योंकि वो काफी डेलिकेट इक्विपमेंट होता था। लेके आ जाएंगे उसको पीठ पे, अब उसको चलाना है। कैसेट डाल दिया, बिजली आ गई, कैसेट चला दिया, कुछ देर में देखेंगे कि जी भाई कोई इमेज नहीं आ रहा। तो सारे एंटिसिपेशन में बैठे हैं और मूवी शुरू नहीं हो रही है। निकलता था पेचकस जी। खोलता था ढक्कन वीसीआर Oh my God। और उसके बाद फिर देखते थे कि अभी टेप कहाँ चल रहा है अंदर। तो फिर किसी और को लगता था कि चलो हो सकता है नमी हो गई हो वीसीआर के हेड पे, तो एक कागज डाला गया तो देखा कि भाई उससे साफ नहीं हुआ। फिर किसी को एक ब्रेनवेव आया कि क्यों ना हम अपने जो हमारे रुपये का नोट है उसको ट्राई करके देखें। रुपए का नोट? रुपए का नोट। तो उस टाइम में 100 के नोट 50 के नोट होते थे। जी, जी, जी। तो फिर सब जगह वो एक बोली लगाई जाती थी कि निकालो भाई, किसके पास नया नोट है, नया नोट है। अच्छा, पुराना नोट नहीं चलेगा? पुराना नोट तो नहीं चलता था। वो वीसीआर पुराना नोट एक्सेप्ट नहीं करता था जी। और वो करारा 100 का नोट फिर उस हेड और टेप के बीच में डाला जाता था और वो रोल करता था जैसे एक मूवी रोल करता है डायरेक्टर का। जी, जी, जी। और वो जैसे ही वो नोट घूमता था वो हेड साफ हो जाता था। वो जितनी भी नमी थी वो सारी नोट पे आ जाती थी। और फिर आपकी पिक्चर जो भी है, जो जैसे कोई जंजीर पिक्चर चल रही हो या हिंदुस्तान की कसम चल रही हो, वो देखते थे, गाने देखते थे, जवान खुश हो जाते थे, आपका डी स्ट्रेस मोमेंट हो जाता था। फिर सब अपने अपने बंकरों में जहाँ जैसे तैनात थे उस जगह में वो चले जाते थे। देखा दोस्तों आपने कि कैसे टफ कंडीशंस में ऐसी जगह पर भी हमारे फौजी भाई जो है ना वो खुशी का मौका ढूंढ ही लेते हैं। कर्नल मुखर्जी, संदेश टू सोल्जर्स में हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं हमारे श्रोताओं के फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, जो कहते हैं, अलग अलग फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं कि वो क्या क्या करना चाहते हैं हमारे फौजियों के लिए। लेकिन आज एक फौजी से हम जानना चाहेंगे कि वो क्या चाहता है कि सोसाइटी, ये समाज उसके लिए क्या करे। मेरे ख्याल से हम जब सेना में चले जाते हैं तो हम देश के हो जाते हैं जी, दिल से, मन से, तन से। वाह। तो उस हिसाब से हमें शायद ये विचार हमारे मन में कभी नहीं आता कि हम देश से क्या एक्सपेक्ट करें। पर हाँ, जब आज आपने पूछ ही लिया है तो मेरे ख्याल से हम वो एक्सपेक्ट करेंगे कि जब हम घर वापस जाएं तो हंसमुख चेहरे देखें। yes। जब हम घर वापस जाएं तो सब कुछ ठीक ठाक देखें जी। हम देखें कि हमारे परिवार सब सुरक्षित हैं। जिस कारणवश हम सीमाओं पे तैनात हैं जी, तो उसका एक्चुअली फायदा हमारे देश को प्राप्त हो।
तो हंसमुख चेहरों के इंतजार में ही हम रहते हैं जब हम छुट्टी जाते हैं। वंडरफुल, सो एप्टली सेड। दोस्तों, मैंने अब आपके बिहाफ पे बहुत अच्छी सी स्माइल यहाँ दे दी। आई होप कर्नल मुखर्जी आप देख पा रहे हैं। डेफिनेटली मैम। और यहाँ पे एक चीज जानना चाहूंगी कि जब एक फ्लैशबैक कर्नल मुखर्जी को आता है, जब वो अपनी पिछली जिंदगी को देखते हैं, अपने टेन्योर को देखते हैं, तो बहुत सारी जगहें, बहुत सारी लोकेशंस, बहुत सारी चीजें याद आती होंगी, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। एक्चुअली इस चीज़ के लिए मुझे दोबारा भारतीय सेनाओं या सशस्त्र सेनाओं के लिए मुझे मतलब मैं हमेशा कृतज्ञ रहूँगा। शायद ऐसी चीज़ें मैंने देखी हैं जो शायद किसी और को ना कभी देखने को मिला हो। ऐसे सुंदर दृश्य, ऐसे जगह, ऐसी एक्सपीरियंसेस हुई हैं और डिफ़िकल्ट कंडीशंस में कि जिनके थ्रू गुजर जाने के बाद लगा है कि क्या मैंने एक्चुअली वो किया था भी नहीं। बताइए ना कुछ ऐसे मोमेंट्स के बारे में बताइए। मेरे ख्याल से मेरे मोस्ट सेटिस्फाइंग मोमेंट्स रही हैं जब मैं नॉर्थ सिक्किम में तैनात था और काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में कश्मीर में था। ओके। तो उस समय मेरे ख्याल से हमारा कार्य हर समय का होता था, 24/7, और कभी भी कुछ कहीं पे भी हो सकता है, किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो सकती है, इंफॉर्मेशन आ सकता है, आपको उस पर एक्शन करना पड़ता है जी। लेकिन जब हम वो कार्य करके आ जाते थे, जो उसके बाद जो फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन होती थी, वो आज के किसी और कार्य के साथ उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। और शायद प्रकृति के साथ इतने निकट तौर पे रहने का मुझे अवसर सिर्फ सेना के थ्रू ही प्राप्त हुआ है। हमारा देश इतना सुंदर है, चाहे वो रेगिस्तान का इलाका हो, चाहे आपके पहाड़ों के बीच में, या चाहे वो सुंदर वादियों का दृश्य हो, उसके आगे मेरे ख्याल से और कोई ये जो ईश्वर का नज़ारा है, ये और किसी तरह प्राप्त नहीं हो पाता है। बिल्कुल, सो ब्यूटीफुली सेड। हमारा देश बहुत खूबसूरत है, हमारे देशवासी बहुत खूबसूरत हैं, और ये जो जज्बा है देशभक्ति का, ये बहुत खूबसूरत है। आप हमारे साथ हमारे स्टूडियोज में आए कर्नल मुखर्जी, थैंक यू सो मच, और आपके सेल्फलेस जज्बे को हम सलाम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये अवसर प्रदान करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स। मेरा नाम है नरेंद्र और मेरे साथ है अनूप। आपके मैसेज हमको लगातार मिल रहे हैं। हमारा फेसबुक पेज भी है, ये है @AIR.SandeshToSoldiers। यहाँ पर आप बता सकते हैं कि आप हमारे सैनिकों के लिए क्या करना चाहते हैं और क्या कर रहे हैं, ये भी वहाँ लिख सकते हैं। एब्सोल्युटली। और अगर आप हमारे कार्यक्रम में मैसेज भेजना चाहें तो टाइप करें RAIN, रेन स्पेस देते हुए मैसेज लिखिए, अपना नाम लिखिए, जिस जगह से आप हमें SMS भेज रहे हैं मेंशन कीजिए और भेज दीजिए 56060 पर। धुंधला जाए जो मंजिलें, एक पल को तू नजर झुका, झुक जाए सर जहां वहीं मिलता है रब का रास्ता। तेरी किस्मत तू बदल दे, रख हिम्मत बस चल दे, तेरे साथी मेरे कदमों के हैं निशान। तू ना जाने आस पास है खुदा, 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 तू ना जाने आस पास है खुदा। खुद पे डाल तू नजर, हालातों से हार कर कहाँ चला रे, हाथ की लकीर को मोड़ता मरोड़ता है हौसला रे। तो खुद तेरे ख्वाबों के रंग में तू अपने जहां को भी रंग दे, कि चलता हूँ मैं तेरे संग में, होश
सुबह तू न जाने आसपास है खुदा 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 मिट जाते हैं सबके निशान बस एक वो मिटता नहीं है मान ले जो हर मुश्किल को मर्जी मेरी है हो हम सफर न तेरा जब कोई तू हो जहाँ रहूंगा मैं वहीं तुझसे कभी न एक पल भी मैं जुदा तू न जाने आसपास है खुदा 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 तू न जाने आसपास। संदेश टू सोल्जर्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है नरेंद्र और मेरे साथ हैं अनूप। संदेश टू सोल्जर्स का ये मकसद है कि जो मिलिट्री फोर्सेस हैं और पैरा मिलिट्री फोर्सेस हैं उनके साथ सिविलियंस को जोड़ना, एक प्लेटफॉर्म बनाना। पर आज हमारे संदेश टू सोल्जर्स में एक फौजी का संदेश एक फौजी के लिए। एक्स हवलदार बलवंत सिंह। संदेश यही है सर कि मतलब कि जना जैसे हम ड्यूटी कर आए हैं वैसे ही आप भी अपनी मतलब के देश की सेवा के लिए जो है प्रेरित रहें। ये मतलब कि जना अपना काम ड्यूटी ठीक से करें और जब ड्यूटी पर होते हैं तो मतलब कि कोई भी इधर उधर की मतलब के बात ना सोचें। हमने जो ड्यूटी की है उसी तरीके से आप भी ड्यूटी करें। और दोस्तों, कल हमारे पास एक दुखद खबर आई और वो ये कि छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में नक्सली हमले में हमारी सीआरपीएफ की 219वीं बटालियन के 11 जवान शहीद हो गए हैं। ये घटना सुकमा के भेजी के पास हुई, जहां सड़क निर्माण में सुरक्षा में लगे हुए इन जवानों को निशाना बनाया गया। We and the CRPF will always remain indebted for their gallant sacrifice। और एक और खत आया है यहाँ पर हमारे पास बाबूराम रवि का, जो सुल्तानपुर आदमपुर उत्तराखंड से कहते हैं कि प्रिय सैनिक भाइयों, साधारण व्यक्ति सिर्फ इतना जानता है कि आप सीमाओं पर शत्रुओं से हमारी रक्षा करते हैं, प्राकृतिक आपदाओं में आप हमारे राष्ट्र की संपत्ति की सुरक्षा करते हैं, लेकिन सत्यता तो ये है कि आप राष्ट्र के वर्तमान लोकतांत्रिक स्वरूप का निर्माण करने में भी सैनिकों का बहुत ही अद्वितीय सहयोग रहा है। मैं आप सभी सैनिकों, आपके परिवारों और वीरों को और वीरांगनाओं को और आपके सभी नियर एंड डियर्स को सल्यूट करता हूं। ऐसा कहते हैं बाबूराम रवि फ्रॉम उत्तराखंड। और दोस्तों, कुछ आपके मैसेजेस यहाँ पर मुझ तक पहुंचे हैं और इंद्र कुमार बलरामपुर से कहते हैं, थैंक्स टू ऑल द ग्रेट सोल्जर्स हु आर लाइक आवर सोल। सिद्धार्थ कोठारी देहरादून से कहते हैं, आई लव द इंडियन आर्मी एंड आई वांट टू जॉइन इट इन एनी कंडीशन। बिहार से संजीत तिवारी का कहना है कि उनके एक भाई बीएसएफ में है, दूसरा भाई सीआईएसएफ का जवान है और वो खुद एनडीए की तैयारी कर रही हैं। सामिया और अक्सा रजौरी जेएनके से कहते हैं कि हमारे फौजी भाइयों को हमारा सलाम। सो स्वीट। और दोस्तों, कुछ और होली की विशेष हम तक पहुंची हैं। ये शुभकामनाएं भेज रहे हैं रियाज पिल्ले हवेली कर्नाटक से, करमचंद पंजवानी नवापारा एमपी से, निवृत्ति और सुनीता बगाड़े महाराष्ट्र से, धर्मराज यादव यूपी से, नईम मलिक बिलाल बुदगाम जम्मू एंड कश्मीर से, अरविंद धर्मेंद्र वर्मा हमीरपुर यूपी से, ऐश्वर्या थापा देहरादून से, और ये विशेष आई हैं प्यारी प्यारी सीतापुर महमूदाबाद से नजीम उस्मानी की और चंदू कुलकर्णी हेमलता महाराष्ट्र से। और एक प्यारा सा मैसेज आया है केरला से सनीश का। वेल, ये दोस्तों आपकी प्यारी प्यारी विशेष हैं होली की हमारे सैनिक भाइयों के लिए। और एक और मैसेज आया है आंचल का गजरौला यूपी से, जो कहती हैं कि मैं एक एनसीसी कैडेट हूँ और आगे चलकर मैं अपने देश की सेवा करना चाहती हूँ और सभी जवानों को और उनकी फैमिलीज को भी
अपनी और अपनी फैमिली की तरफ से मैं सलाम भेजती हूँ। आपको ये याद दिलाना है कि आप जो काम कर रहे हैं हमारे सैनिकों के लिए, क्या कुछ अलग हटकर